जैसा कि हम जानते हैं कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन, देन वी स्टडीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्काइन। ओके, तो हम यहाँ पर फर्दर हम उस बार देख चुके थे अबाउट द एसिडिक प्रॉपर्टी ऑफ द एल्काइन। अब हम बात करेंगे हाइड्रोजिनेशन की, फिर हम बात करेंगे विद डाइहैलाइड, देन रिएक्शन विद हैलाइड्स, एंड फिर आएगा हमारा रिएक्शन विद द वाटर, और लास्ट वन दैट सेम फॉर द पॉलीमराइजेशन, जैसे कि हमने सिमिलर पढ़ा था एल्कीन में। एल्कीन में हम क्या पढ़ते थे पॉलीमराइजेशन में, कि हम जब कोई भी एल्कीन लेते हैं, ठीक, और जब हम उसका क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं, और पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस टेक्स प्लेस एट हाई प्रेशर एंड द हाई टेम्परेचर। ओके, तो हमारे पास जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन जाएगी, एक बहुत लंबी सी चेन बन जाएगी, जिसमें बहुत सारे एल्कीन के मॉलिक्यूल एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और सिंगल बॉन्ड के थ्रू जुड़े रहते हैं, और जिसको हम बोलते हैं पॉलीमर। ओके, नाउ वी स्टडीड अबाउट द एसिडिक करेक्टर, और अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, दैट इज हाइड्रोजिनेशन। इन केस ऑफ द हाइड्रोजिनेशन, व्हाट यू बेसिकली अंडरस्टैंड, जितने भी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं, दे नॉर्मली शोज एडिशन रिएक्शंस। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर यहाँ पर कि वो क्या शो करते हैं, एडिशन रिएक्शंस देते हैं, दैट इज रिएक्शन इन शॉर्ट फॉर्म। ओके, टू अंडरस्टैंड दैम व्हाट वी रियली नीड टू डू, कि हम देखेंगे कि जो इनके डबल बॉन्ड होंगे वो क्या होंगे, ब्रेक होंगे, और ब्रेक होने के बाद उसकी जगह पर दूसरे जो हमारे पास हाइड्रोजन और हैलाइड होंगे वो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजिनेशन की, तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन का एडिशन हो जाएगा। Over here, this reaction takes place in the presence of nickel, platinum, and palladium. Okay, the similar applied as we were uh, doing a reaction in case of preparation of the alkane, तो वहाँ पर हमने क्या किया था, प्लेटिनम, प्लेटियम और निकल की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर जब हम क्या कराते थे, उसका रिडक्शन कराते थे, तो हमारे पास प्रोडक्ट बन कर आता था एल्केन। तो हमने ऐसा किया था कि जब हमारे पास एल्कीन थी तब भी हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आया था एल्केन, और जब हमारे पास एल्काइन थी तब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आया था दैट वाज द एल्केन। ओके, नाउ बेटर टू अंडरस्टैंड दिस बाय द रिएक्शन दैट वी सी ओवर हियर, कि हमने यहाँ पर क्या ले रखा है, हमने यहाँ पर ले रखा है एल्काइन को, प्रेजेंस है हमारे पास प्लेटिनम या फिर प्लेटियम, दोनों में से एक कैटलिस्ट लेंगे, और जब इसका हम रिडक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होता है, ये हाइड्रोजन एक बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ से, और इसकी जगह पर आप क्या देखोगे, एक एक हाइड्रोजन आकर इससे ऐड हो जाएगा। अब इनके बीच में कितने बॉन्ड्स है, दो बॉन्ड्स है, और यहाँ पर कितने थे, तीन थे, तो इसका मतलब एक बॉन्ड टूटा है और उसकी जगह पर हाइड्रोजन का एडिशन हो गया है। द सिमिलर रिएक्शन टेक्स प्लेस अगेन, और व्हाट वी सी ओवर हियर, द एडिशन ऑफ एंड द ब्रेकिंग ऑफ द डबल बॉन्ड टेक प्लेस, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस, एंड हमारे पास बन के आ जाता है एल्केन। द सिमिलर अप्लाइड ऑन एल्काइन। In case of alkyne, over here we take the catalyst nickel, और यहाँ पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाएंगे तो हम देखेंगे हमारे पास बनकर आएगा एथीन, और फिर रिएक्शन फर्दर होगी और यहाँ पर हमारे पास बनकर आएगा एल्केन। तो ये बेसिकली वही रिएक्शन है जिसे आपने पहले देखा है। अब बात करने वाले हैं हम डाई हेलोजन से। तो इस केस में भी क्या होता है, इसमें भी क्या होगा कि आप देखोगे कि एल्काइन रिएक्ट करेगी डायहेलोजन के साथ, और पाई बॉन्ड इसमें ब्रेक हो जाता है, और ब्रेक होने के बाद हमारे पास जो पहला प्रोडक्ट बनता है दैट इज एल्केनाइल डायहेलाइड फॉर्म हो जाएगा। फर्दर रिएक्शन होगी, और फर्दर रिएक्शन होने के बाद आप क्या देखेंगे कि एडिशन होता है फिर से डायहेलोजन का, और हमारे पास टेट्रा हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो जाता है। वी नो वेरी वेल दिस इज अ एडिशन रिएक्शन, बिकॉज इसके अंदर दो रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होने के बाद एक फाइनल प्रोडक्ट दे रहे हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एडिशन रिएक्शंस। तो यहाँ पर हमारे पास ले रखा है हमने प्रोपाइन, और इससे हम डाइब्रोमाइड का एडिशन करवाते हैं तो हमारे पास प्रोडक्ट बन के आता है 1,2 डाइब्रोमोप्रोपेन।
फर्दर रिएक्शन होता है बिकॉज द डबल बॉन्ड कैन ब्रेक इजिली, और हमारे पास एक नया प्रोडक्ट बनकर आएगा जिसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। ये है 1122, और यहाँ पर टेट्रा ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, इन द नेक्स्ट रिएक्शन दैट वी स्टडी अबाउट द हाइड्रोजन हैलाइड, वी नो हाइड्रोजन हैलाइड आर द HX, और यहाँ पर X की जगह पर हम यूज कर सकते हैं फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक, बट आपको फ्लोरीन यूज नहीं करना है बिकॉज इट इज वेरी रिएक्टिव, तो हम यहाँ पर सिर्फ क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन से ही रिएक्शन करवा पाएंगे। ओके, to understand this reaction what we see कि this is a addition reactions, we know very well कि addition reactions है because यहाँ पर क्या हो रहा है, addition हो रहा है किसका, हाइड्रोजन हैलाइड का। इस रिएक्शन में हम क्या देखते हैं कि एल्काइन जो है हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्ट करता है, उसमें से हम ले सकते हैं क्लोराइड भी हो सकता है, ब्रोमाइड भी हो सकता है और आयोडाइड भी हो सकता है, और हमारे पास सबसे पहला बनकर आएगा एल्कीन हैलाइड। इट विल फर्दर रिएक्ट एंड देन व्हाट वी सी कि हाइड्रोजन हैलाइड से फिर से रिएक्शन करने के बाद हमारे पास डाई हैलाइड ऑफ एल्केन विल बी फॉर्म। दिस रिएक्शन इज नोन एज हाइड्रोहेलोजिनेशन बिकॉज इसमें हाइड्रोजन एंड हेलोजिनेशन बोथ आर कंबाइनिंग। ओवरऑल यहाँ पर पहले रिएक्शन होगी और पहले रिएक्शन में हमारे पास बनकर आएगा ब्रोमोएथीन, और फर्दर रिएक्शंस टेक्स प्लेस एंड हमारे पास फाइनल प्रोडक्ट बनकर आता है 1,2 डाई ब्रोमो एथेन। ओके, the next reaction about the water, with the water, in case of water what you see over here कि when it reacts with water तो normally it does not react at normal temperature, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होती है एल्कीन के साथ। ठीक, अगले पॉइंट पर क्या होगा कि अगर हम क्या करते हैं, हम किसी रिएजेंट की प्रेजेंस ले, जैसे फॉर एग्जांपल हमने ले लिया मर्क्यूरिक सल्फेट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, और टेम्परेचर को हमने अराउंड कर दिया 333 केल्विन, तो इस कंडीशन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स आर कॉल्ड लाइक एल्डिहाइड जो हम पढ़ चुके हैं, और कीटोन, दीज आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। जनरली हम कार्बोनिल कंपाउंड्स में इन दोनों को पढ़ते हैं। ओके, अब क्या होने वाला है यहाँ पर, आप देखोगे कि हमने प्रेजेंस ली है, जो रिजल्ट चाहिए थे हमें मर्क्यूरिक सल्फेट की और हाइड्रोजन सल्फेट का, वो भी डाइल्यूट लेना है। ठीक, और टेम्परेचर हमने ये कर दिया। ठीक, जब हम एथाइन से रिएक्शन कराएंगे तो पहली रिएक्शन होगी, हम जानते हैं ये जो वाटर मॉलिक्यूल है इसको हम ऐसा सपोज कर सकते हैं H प्लस और OH निगेटिव। ठीक, अब एक कार्बन से ये ऐड हो गया सपोज करो, और एक कार्बन से ये ऐड हो गया, तो हमारे पास प्रोडक्ट बनकर क्या आएगा, एथीन वन ऑल, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब बेटा इसके अंदर रीअरेंजमेंट होता है। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है कि जो कार्बन पर हाइड्रोजन ऐड है या फिर जो डबल बॉन्ड है वो इजिली ब्रेक करने के बाद एक मोर स्टेबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिसमें हम क्या देखेंगे, यहाँ पर जो लॉन पेयर होंगे वो शिफ्ट हो जाएंगे इधर, ये बॉन्ड टूटेगा इधर, और ये हाइड्रोजन यहाँ से निकल कर पहुँच जाएगा इसके पास, और हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास एथेनल का फॉर्मेशन हो जाता है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, you try to remember it. Okay, the next reaction that we are going to study about the polymerization. Polymerization में क्या होगा कि इसमें सबसे पहले आप एथाइन लेंगे और एथाइन की रिएक्शन करा देंगे HCl से। जब आप HCl से रिएक्शन कराते हो तो आपको पता है यहाँ पर इन द प्रेजेंस ऑफ HgCl2 हमारा जो पहला प्रोडक्ट बनकर आएगा वो बनकर आएगा बिनाइल क्लोराइड, या फिर हम इसको एल्कीन क्लोराइड भी कहते हैं। दिस इज अ टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया, और जब हम एल्कीन का पॉलीमराइजेशन कराते हैं तो पॉलीमराइजेशन के बाद इसमें क्या होता है, सेम जैसे कि एल्कीन का हमने पिछली रिएक्शन में कराया था वैसा ही यहाँ पर प्रोडक्ट बनकर आएगा, जिसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच होकर एक लाइन या फिर चेन बना लेंगे। अब यहाँ पर ये पॉली मॉलिक्यूल अटैच हुए तो हम बोलेंगे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसकी शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी PVC। ठीक, आपने जनरली प्लास्टिक के ऊपर लिखा हुआ देखा होगा PVC। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, फिर से हम रिएक्शन करवाते हैं किसके बीच में, एथाइन की, और इस बार हमने रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन साइनाइड से। अब जैसे ही हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन होगी यहाँ पर बनकर आएगा बिनाइल क्लोराइड। ठीक है,
और इस बिनाइल क्लोराइड का भी फिर से हम क्या कराएंगे, पॉलीमराइजेशन कराएंगे। आप पॉलीमराइजेशन कराएंगे तो आपके पास प्रोडक्ट बनकर आता है पॉली एक्रोल लेमिक्लियरेट। ओके, प्रोडक्ट बनकर आता है पॉली एक्राइलो नाइट्राइल नाइट्राइट। ठीक, तो पॉली एक्राइलो नाइट्राइट के केस को हम बोलते हैं पेन। इट इज ऑल्सो वन ऑफ गुड क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक की तरह यूज किए जाते हैं और इसके तरीके से हम जो प्लास्टिक बनाते हैं ये एक उच्च गुणवत्ता या फिर मोर यूजफुल प्लास्टिक का फॉर्मेशन होता है। क्लियर? ये सॉलिड होता है, मोर स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू अदर प्लास्टिक। क्लियर है? तो इसको याद करने की कोशिश करना आप। नेक्स्ट चीज अब हम पढ़ने वाले हैं दैट इज अ डिफरेंट साइड ऑफ द कंपाउंड्स। और इसके अंदर जो मेन चीज की हम बात करेंगे दैट इज कॉल्ड द एरोमेटिक कंपाउंड्स। दीज आर द एरोमेटिक कंपाउंड। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम एक और दूसरे नाम से जानते हैं एरीन्स। ठीक, दे हैव अ प्लीजेंट स्मेल और इसी वजह से इनका नाम रखा गया अरोमा, जिसको हमने यहाँ पर यूज किया है एरोमेटिक। इसका मतलब होता है प्लीजेंट स्मेल। ठीक, जो दोज कंपाउंड्स गिव अ प्लेजेंट स्मेल कॉल्ड एरोमेटिक कंपाउंड लाइक दैट। तो यहाँ पर अरोमा का यूज इसलिए किया गया है। ठीक, द क्लास ऑफ कंपाउंड वाज नेम्ड एरोमेटिक कंपाउंड्स ड्यू टू व्हाट, दे हैव अ प्लेजेंट स्मेल। ओके, इन सभी कंपाउंड के अंदर पाई जाती है बेंजीन रिंग और ये बेंजीन रिंग हाईली अनसेचुरेटेड होती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। Only single compound having three double bond, that's why it is unsaturated. अब जो एरोमेटिक कंपाउंड होंगे उन्हें हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम दो टाइप में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा बेंजीनोइड और दूसरा हो जाएगा नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या पाई जाती है, एरोमेटिक रिंग यानी कि बेंजीन रिंग पाई जाती है। और दूसरे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड वो होते हैं जिनमें एरोमेटिक करेक्टर तो होगा। एरोमेटिक क्या है, करेक्टर है। तो एरोमेटिक करेक्टर तो होगा बट उनके अंदर बेंजीन रिंग absent रहेगी, यानी कि बेंजीन रिंग नहीं पाई जाएगी। उन्हें बोलते हैं हम non-benzenoid compounds. Okay, here we try to understand nomenclature कि इसका nomenclature क्या होगा और isomerism क्या होगी। ठीक, nomenclature तो हम बहुत अच्छे से जानते थे, पहले चैप्टर में हमने इसको पढ़ रखा है। nomenclature का मतलब होता है किसी का नामकरण करना। ठीक, किसी को नाम देना। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास बेंजीन रिंग है। ठीक, तो इसमें ये सा वाला हिस्सा तो बेंजीन है तो मैं तो इसको बेंजीन बोल दूंगा। अब इसमें एक एडजस्टेड ग्रुप है जिसको हम बोलते हैं मेथाइल, तो मैं इसका नाम क्या बोल सकता हूँ, मैं बोलूंगा मेथाइल बेंजीन। लाइकवाइज, ठीक, अगर मुझे देखो फॉर एग्जांपल यहाँ पर जो मेथाइल ग्रुप जुड़े हैं, नीचे मेरे पास बेंजीन रिंग है तो मैं इसका कर दूंगा कि ये 1 नंबर पर जुड़ा है, ये 2 नंबर पर जुड़ा है तो मैं इसको कर दूंगा 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से क्या होगा, मैं इसका नॉमेनक्लेचर कर सकता हूँ। आइसोमेरिज्म का मतलब हम बड़े अच्छे से जानते हैं। आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता था कि एक ही फॉर्मूला हो और एक फॉर्मूला होने के साथ साथ उसका जो स्ट्रक्चर हो वो डिफरेंट हो। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक थोड़ी सी क्लियरिटी देता हूँ इस टॉपिक पर। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ये सिमिलर कंपाउंड है, इसका फॉर्मूला भी सिमिलर ही होगा और इसका फॉर्मूला भी सिमिलर होगा। दोनों के पास दो मेथाइल ग्रुप है। ठीक, और इसके पास क्या होगा, एक एक बेंजीन रिंग है सभी के पास। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इनकी पोजीशन को ध्यान से देखो आप। ये यहाँ पर 1 2 नंबर पे जुड़ा है, यहाँ पर 3 नंबर पे जुड़ा है और यहाँ पर जुड़ा है 4th नंबर पर। अब इस चीज़ को समझने की थोड़ी कोशिश करते हैं। जनरली आप इस तरह के नाम देखेंगे जो जनरल नाम कहलाते हैं एक तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बेंजीन रिंग हो, मैंने सपोज किया कि मेरे पास ये ही सी वाली बेंजीन रिंग है। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि ये है हेड, बिकॉज यहाँ पर कोई ग्रुप अटैच हुआ है, दैट्स वाई ये क्या हो गया हमारे लिए 1 पोजीशन हो गई। 1, इसको मैंने फर्स्ट पोजीशन मान लिया है बिकॉज इट हैज़ 1 ऑफ ग्रुप। अगर बेंजीन बिल्कुल क्लियर हो यानी कि इस पर कुछ जुड़ा ही ना हो तो उस कंडीशन में कुछ भी मानने का कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज ऑल द साइड्स आर इक्वल एंड सेम। ठीक, तो उस कंडीशन में हम उसको कुछ भी पोजीशन को मार्क नहीं करेंगे। लेकिन इन दिस कंडीशन वी कैन मार्क इट 1, देन मैं कहता हूँ इसको 2 और इसको कहता हूँ 3, देन 4 और 5 और 6। ओके,
यहाँ तक हमारे पास क्या हो गया, ये हम 6 तक पहुँच गए। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम क्या करते हैं, हम मूव करते हैं यहाँ से कि आप ये देखो कि जब हम इस 1 नंबर से इधर आए तो ये 2 होगा, इधर आए तब भी ये 2 ही होगा, बिकॉज द डिस्टेंस इन बोथ द साइड इज सेम। दैट्स वाई हम इस दोनों ही पोजीशन को कहेंगे ऑर्थो। तो अगर कोई ग्रुप यहाँ पर जुड़ा हो तो हम उसको बोलते हैं ऑर्थो। ठीक, सिमिलरली हम थोड़ा नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि जब हम यहाँ से थर्ड पर जाएं और इस साइड से थर्ड पर जाएं तो हम दोनों ही साइडों में पाएंगे कि इस तरफ का और इस तरफ के दोनों ही पोजीशंस कहलाती हैं मेटा। ये दोनों पोजीशन कहलाती हैं मेटा। ओके, अब जब हम डायरेक्ट नीचे पहुंचते हैं फोर्थ नंबर पे दोनों साइडों से, तो ये जो हमारे पास हिस्सा आएगा इसको हम बोलेंगे पैरा। ओके, ये हो जाएगा हमारा पैरा। ओके, दिस इज क्लियर आई थिंक। अब मैं आपको इसका जनरल यूज दिखा देता हूँ कि जब हम जनरली किसी कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसका यूज क्या होता है। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल वाला देखते हैं, जैसे यहाँ पर हमने इसको तो 1 कह दिया। ठीक, फिर आते हैं हम इस जगह पर और हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, ये मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ठीक, दैट्स वाई हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोल देंगे, आप ये नीचे देख पा रहे होंगे, ऑर्थोजाइलिन। इस कंपाउंड के फॉर्मूले का जनरल नाम क्या होता है, जनरल नाम होता है जाइलिन, और इसका जो ऑर्थो पर जुड़ा हुआ है दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे ऑर्थोजाइलिन। अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये पोजीशन आ गई है थर्ड, ये पोजीशन आ गई है थर्ड, तो हम इसको बोल देंगे मेटाजाइलिन। और यहाँ पर आप देखोगे ये पोजीशन आ गई है फोर्थ, तो हम इसको बोल देंगे पैराजाइलिन। अगर ये ग्रुप इस तरफ भी जुड़ा होता तब भी हम इसको बोलते ऑर्थोजाइलिन। इट इज क्लियर, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, now the next thing that we really need to understand over here, that is what about, ओके, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बेंजीन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेंजीन को आइसोलेट किया था माइकल फ्राइडे ने, और इन्होंने इसे आइसोलेट किया 1825 में, और इसका फॉर्मूला जो दिया वो था C6H6। इट इंडिकेट्स हाई डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, दैट इज द वन थिंग। ओके, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कभी भी आप देखें ध्यान से तो इसका कोई भी रिलेशन आपको एल्कीन एल्कीन एल्केन एल्कीन और एल्काइन के साथ नहीं दिखता, बिकॉज अगर हम एल्कीन एल्काइन की बात करें तो हमारे पास फॉर्मूला होता था C2 N+2, ये हम एल्केन में यूज़ करते थे। देन हम यहाँ पर क्या करते थे, इसे हटा दे तो एल्कीन हो जाता था, और यहाँ पर फिर हम आगे अगर इसको 2 लगा दे तो एल्काइन हो जाता था। और इसका रिलेशन आपको क्लियर दिख रहा है कि इसमें CnHn का फॉर्मूला है, यानी कि इसका इन कंपाउंड से तो कोई रिलेशन हमको नज़र नहीं आता ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, ये चीज़ हमने बहुत बेहतर तरीके से देखी। अब नेक्स्ट चीज़ क्या देखोगे आप कि इसकी ड्यू टू दीज, इस फॉर्मूले की वजह से इसके अंदर एक खास चीज़ जो आप नोटिस करोगे कि इट हैज़ यूनिक प्रॉपर्टीज एंड अनयूजुअल स्टेबिलिटी। ड्यू टू दिस फार्मूला इसके अंदर ये दोनों क्वालिटीज आपको देखने मिलेंगी। ठीक उसी के साथ जो अगली चीज होती है कि ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, और जब भी किसी केमिकल रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा तो ये अपनी इस प्रॉपर्टी को क्या कर लेगा, रिटर्न कर लेगा, यानी कि दोबारा से अपनी वही प्रॉपर्टी ले लेगा। ये एक इसकी बेसिक प्रॉपर्टी थी। अगर हम फॉर्मूला में देखें इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर अगर आप इसे देखने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें क्या होता है, एक कार्बन एक तो डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है दूसरे कार्बन से, और एक तरफ सिंगल बॉन्ड से, और तीसरी तरफ एक हाइड्रोजन से। दैट्स वाई इसके चारों बैलेंसेस फुल हो जाती हैं, और हर कार्बन क्या होता है, सिमिलर ही अरेंजमेंट और अटैचमेंट दिखाता है। ओके, द नेक्स्ट चीज इसको जनरली रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से, बिकॉज द हाइड्रोजन वर एडेड टू इट। अब क्या होता है कि इसकी स्ट्रक्चर को जिसने दिया उसका नाम था कैकुला, और जस्ट बिकॉज ऑफ दैट इसको कैकुले स्ट्रक्चर कहते हैं। और उन्होंने बताया कि अगर कोई ब्रोमीन के फर्स्ट कंपाउंड के अंदर उन्होंने बताया एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर कोई ब्रोमीन किसी दो कार्बन से जुड़े, जैसे यहाँ पर ये जुड़ा है और यहाँ पर ये जुड़ा है, तो आप पाएंगे यहाँ पर कि ये जुड़े हैं दोनों डबल बॉन्ड वाले कार्बन से, और यहाँ पर ये दोनों कार्बन जुड़े हैं एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से, बट देयर प्रॉपर्टीज आर सेम। अगर ये कोई भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं
तो इनका जो प्रोडक्ट बनकर आएगा वो सेम तरह का ही प्रोडक्ट होगा, यानी कि सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट ही फॉर्म होगा। दैट्स वाई इसने कैकुले की स्ट्रक्चर को क्लियरली एक्सप्लेन कर दिया, और ये दो तरह की स्ट्रक्चर दिखाता है जिसको हम देख पाएंगे कि अगर आप इसकी स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन की हम बात करते हैं, तो हमारे पास दो स्ट्रक्चर हैं। ए के अंदर आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, और यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपको सिंगल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर आपको डबल बॉन्ड नज़र आ रहा होगा। तो इस कंडीशन में आप देखोगे कि ये जो बॉन्ड होते हैं दीज आर डीलोकेलाइज्ड बिकॉज दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। सिंगल बॉन्ड तो ये अल्टरनेटली एक दूसरे की पोजीशन को चेंज करते रहते हैं, और इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो रीजोनेंस करती है, यानी कि एक दूसरे में बदलती रहती है, और हमको फाइनल बेंजीन का करेक्टर जो होता है वो इन दोनों का मिड पार्ट का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा जैसे कि आपने यहाँ पर देख लिया, फिर ये यहाँ पर शिफ्ट होगा जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, और ये यहाँ पर शिफ्ट होगा जैसे यहाँ पर होता है, और फिर ये इस तरीके से एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एरोमेटिसिटी बिफोर इट। ओके, तो our topic was that time aromaticity. If we start the aromaticity, the first thing remember that a benzene is called the parent's aromatic compound, यानी कि जब बेंजीन जो होता है दैट इज द फर्स्ट कंपाउंड, और इससे ही दूसरे एरोमेटिक कंपाउंड ड्राइव होते हैं, दैट्स व्हाई वी कॉल इट द पेरेंट्स कंपाउंड। ओके, द नेम इज अप्लाइड टू ऑल द रिंग सिस्टम, यानी कि जितने भी आप रिंग सिस्टम बनाएंगे उसके अंदर क्या होगा, इसका नाम अप्लाई किया जाएगा। ओके, तो हैविंग बेंजीन रिंग, यानी कि उसके अंदर अगर बेंजीन रिंग पाई जाती है तो इसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनको समझना ज़रूरी है। टू बी एरोमेटिक कौन कौन से करेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट दैट इज प्लेनरिटी, यानी कि बेंजीन रिंग जो होती है प्लानर होती है, बिकॉज हमने देखा था कि बेंजीन जो रिंग है इसके अंदर sp2 कार्बन पाया जाता है। अब sp2 कार्बन जो होता है ये कैसा शेप बनाता है, ये बनाता है ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक, अब ड्यू टू ट्राइगोनल प्लेनर क्या होता है कि जब 6 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर शेप बनाएंगे तो बेंजीन की शेप कैसी हो जाएगी, बेंजीन की शेप हो जाएगी लाइक दिस, यानी कि एकदम प्लेनर शेप हो जाएगी। तो बेंज टू बी एरोमेटिक एक कंपाउंड को एरोमेटिक होने के लिए प्लेनर होना कंपलसरी है, दैट्स मीन उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ sp2 कार्बन होना ज़रूरी है, it is compulsory. The second thing, complete delocalization of pi electron in the ring, तो हमने देखा था कि इसमें क्या हो रहा है, delocalization of pi electron taking place, तो इसके अंदर हर एक कंपाउंड के अंदर delocalization of pi electron होना चाहिए। The second thing that is कि it must follow these rule, यानी कि इसके अंदर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जिसमें n की वैल्यू लगभग 0 1 2 आ जाए, जैसे कि हम हकल रूल की बात करते हैं, और इसी को हम हकल रूल कहते हैं कि अगर वो इस फॉर्मूले को फॉलो करेगा दैट्स मीन दैट इज फॉलोइंग द हकल रूल। ओके, नेक्स्ट थिंग हियर, there are some of the example of the aromatic compound. It is a benzene, so it we know that is a aromatic compound, इसमें benzene ring है ये भी aromatic होगा, इसमें benzene ring है aromatic होगा, इसमें benzene ring है ये भी aromatic होगा, but these both the compounds are also aromatic compound। जैसा हमने देखा था जिन compounds के अंदर benzene ring होती है उनको बोलते हैं हम benzenoid compound, benzenoid compounds। ओके, और जिनमें नहीं पाई जाती उनको बोलते हैं हम नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड। ओके, आई थिंक यू अंडरस्टैंड इट, तो ये कहलाएंगे हमारे नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड्स, बट दिस बोथ द कंपाउंड्स एग्जिस्ट। अब इसके अंदर बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन नहीं है, लेकिन हम एक चीज़ क्या नोटिस कर रहे हैं, इसमें बेंजीन रिंग नहीं होने के बाद भी अगर ये एरोमेटिक करेक्टर को फुलफिल करता है, यानी कि जो करेक्टर प्लेनेटी के होते हैं, कंप्लीट डेलोकलाइजेशन के होते हैं, और 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स के होते हैं, अगर ये उन्हें फॉलो कर रहा है तो इट इज़ क्लियर नाउ कि ये भी क्या है, एक एरोमेटिक कंपाउंड्स है। ठीक, तो इसे समझने के लिए हम इस रूल को इस पर अप्लाई करके देखते हैं।
तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले हम इस रूल को अप्लाई करते हैं अपनी बेंजीन रिंग पर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर सबसे पहले पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, सिर्फ और सिर्फ हमको पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन ही गिनने हैं। तो एक बॉन्ड बनाने के लिए दो इलेक्ट्रॉन का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, एक इधर से आएगा, तो यहाँ पर पाई इलेक्ट्रॉन में कितने हो गए, दो हो गए। यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो 2 + 2 4 हो जाएंगे, और यहाँ पर पहुँचे तो 4 + 2 6 हो जाएंगे। तो इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये इक्वल होने चाहिए किसके, इसके इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसको रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर अप्लाई करने के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा 4n + 2, और यहाँ पर क्या है, पाई इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो पाई से पाई तो पहले कट गया, फिर बचता क्या हमारे पास, 4n + 2 = 6। अब इस 2 को इधर ले जाते हैं एज ए नंबर, तो n = 6 - 2, और हम क्या देखेंगे, हमारा 4 आ जाएगा। और जब हम 4 से 4 को काट देंगे तो हमारा n बराबर क्या बचने वाला है, 1। अब यहाँ पर हमने देखा n बराबर 1 है, तो हम ये अपना रूल थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमें पता चलता है कि अगर n की वैल्यू किसी भी कंडीशन में 0 1 2 3 4 5 यानी कि 0 से इंटीजर आती है, तो उस कंडीशन में हम उसको बोलेंगे कि दैट इज व्हाट, कि दैट इज अप्लाइड एज ए एरोमेटिक। तो वो क्या कहलाएगा, एरोमेटिक कहलाएगा। ओके, अब हम इसी चीज को अप्लाई करते हैं अगले वाले कंपाउंड पर, यानी कि नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड पर। और नॉन बेंजीनोइड कंपाउंड में भी हमको क्या गिनने हैं, इलेक्ट्रॉन गिनने हैं जो एक्स्ट्रा हो। ठीक है, ओके, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर 2, यहाँ पर हमारे पास 2 हो गया, यहाँ पर भी हमारे पास 2 हो गया, एंड द 2 इलेक्ट्रॉन्स आर देयर। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो हम क्या हो गए, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब सेम फॉर्मूला अप्लाइड। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 2 2 2, यहाँ तो कुछ भी नहीं है क्योंकि यहाँ पे प्लस है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं है। दैट्स मीन यहाँ पे 2 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये भी इसके ऊपर एप्लीकेबल हो गया। तो 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे थे हमारे पास, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और 6 इनके पास हैं, तो दीज आर एरोमेटिक। और ये कार्बन जो है वो तो sp2 है, ये भी sp2 है। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, तो ये भी क्या होगा, sp2 ही होगा, बिकॉज इट हैज़ नो इलेक्ट्रॉन। ओके, अब नेफ्थलीन पर अप्लाई करके देखें, फिर उसके बाद एंथ्रासीन पर अप्लाई करके देखें, और फिर उसके बाद फ्रेंथ्रिलीन पर अप्लाई करके देखें, तो आप पाएंगे कि ये भी एरोमेटिक होते हैं, और इनके इंटीजर की वैल्यू यानी कि n की वैल्यू इसमें 3 आ जाएगी, इसमें भी 3 आ जाएगी, और इसमें देखेंगे आप n की वैल्यू 2 आ जाती है। ओके, अब बात करते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ द बेंजीन की। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे डी कार्बोक्सिलेशन। ओके, decarboxylation. I think if you have remember in the last reactions हमने पढ़ा था about the decarboxylation क्या होता है, जिसके अंदर रिमूवल ऑफ हो जाए CO2, यानी कि CO2 गैस अगर निकल जाती है तो उसके अंदर हम क्या बोलते हैं कि इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो गया है। और डीकार्बोलेशन किसके होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, कार्बोक्सिलिक एसिड से डीकार्बोक्सिलेशन होता था। और हमने इस चीज़ को पिछले टॉपिक में पढ़ा था। तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो उसके अंदर, तो आपको देखेंगे कि हम सोडा लाइम के साथ रिएक्शन करवाते थे जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड सॉल्ट की विद सोडियम और पोटेशियम, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनकर आता था उसी के थ्रू हमको यहाँ पर एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करना है, जो कंपाउंड होगा हमारे पास क्या, बेंजीन। ठीक, तो हमें एल्केन्स वगैरह के अंदर ऐसी रिएक्शंस कराते थे। नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ेंगे हम रिडक्शन ऑफ फिनोल। तो इसके लिए जनरली क्या होता है, जिंक से रिएक्शन करा देते हैं। और फिर बात करेंगे हम साइक्लिक पॉलीमराइजेशन, और इसके अंदर याद रखना ये रिएक्शन हमको मिलती है एल्काइल से। ओके, फर्दर मूव टू द चैप्टर, और हम यहाँ पर पाते हैं डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक एसिड। ठीक, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास बेंजोइक एसिड होगा। बेंजोइक एसिड क्या होता है कि इसके अंदर बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप जुड़ा रहता है। ठीक, COOH ग्रुप जुड़ा रहता है, इसी वजह से इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड। ये क्या है, इट्स अ टाइप ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो एरोमेटिक है। और इस कंडीशन में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे सोडा लाइम के साथ। हम जानते थे सोडा लाइम क्या होता था, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और प्लस CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड।
इसके साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें सबसे पहले मिलता है सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड। अब क्या होगा, देखो यहाँ पर आपके पास जो NaOH होगा ये बेस है, ये एसिड है, तो यहाँ पर H, यहाँ पर OH, और हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा सोडियम बेंजोएट। ठीक, ये सॉल्ट बन गया। अब इस सॉल्ट को हम फर्दर हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, तो आप देखोगे कि हमारे पास प्रोडक्ट बनकर आएगा बेंजीन। यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन। और इस बेंजीन के साथ जो ये निकला है ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड सोडियम के साथ निकल के ये सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन हो गया, तो ये कहलाता है डीकार्बोक्सिलेशन। ओके, तो इस प्रोसेस के थ्रू हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन बना सकते हैं। द नेक्स्ट रिएक्शन हम बात करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ फिनोल। ठीक, अब इसमें क्या होगा, आपको क्या करना है, जिंक डस्ट लेनी है और इसको हीट करना है। ठीक, हाईली टेम्परेचर पर, और उसी टेम्परेचर पर आपको पास करानी है फिनोल वेपर। यानी कि आपके पास जो फिनोल वेपर होगा आप उसे पास कराएंगे। और जब आप इसे पास कराते हैं तो आप देखेंगे कि इसके अंदर आपके पास बेंजीन बनकर आती है। ठीक, और इससे ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, दैट्स वाई वी कॉल इट कि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। ओके, अब बात करते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन की। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिएक्शन, बिकॉज ये बेसिकली पूछ ली जाती है। इसमें क्या करते हैं, एथाइन गैस लेंगे जो हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड वाली होती है, और उसको पास कराते हैं थ्रू अ रेड हॉट आयरन ट्यूब। और इस पर टेम्परेचर लगभग 873 केल्विन लेना होता है, बिकॉज इट्स अ वेरी हाई टेम्परेचर। ओके, इस कंडीशन में जब आप रिएक्शन कराएंगे तो आपके पास जो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा दैट इज कॉल्ड द बेंजीन। ठीक, तो यहाँ पर क्या होता है, एक ट्रिपल बॉन्ड टूटता है दोनों तरफ से और ये आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ जाते हैं और हमारे पास बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, now we really need to study about the properties of the benzene, because benzene की ही property पढ़ रहे हैं हम। This is not the property of all the organic compound, but all the aromatic or aromatic compounds show the similar properties to benzene. Okay, it's so the kerosene oil like odor, यानी कि इसकी स्मेल केरोसिन ऑयल की तरह होती है, और दिस इज अ कलरलेस लिक्विड। ओके, इट्स अ नॉन पोलर। अब ये नॉन पोलर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, तो इट मस्ट बी इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। तो ये पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल नहीं होगा, जैसे कि हम जानते हैं वाटर में ये नहीं घुलेगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी इसकी होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसा कि हम एग्जांपल ले सकते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। ओके, इट्स अ गुड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इटसेल्फ, यानी कि ये खुद भी एक सॉल्वेंट की तरह यूज़ किया जाता है और एक बहुत अच्छा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होता है। जब ये बर्न किया जाता है तो ये शोज शूटी फ्लेम। तो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं जो एरोमेटिक की कैटेगरी में आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं, दीज शो द शूटी स्मेल। ओके, इट द फर्दर थिंग दैट वी डिस्कस कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है दैट इज 353 केल्विन, यानी कि एट द रूम टेम्परेचर जनरली ये आप इसको पाएंगे कि ये किसी फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में पाया जाएगा। ओके, some of the chemical reactions that we have to study in this chapter are very important. Okay, इन reactions को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, but I think I should really take them in the next chapter because that will be very good. Okay, over here we stop our lecture here, and next we study about the chemical reaction in the next lecture. Thank you very much for being the part of this video, and have a nice day.